नमस्कार। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कामागाटा मारू इंसिडेंट। कामागाटा मारू घटना एक बहुत इम्पोर्टेंट घटना घटी 1914 में 1914 में, जिसे हम कामागाटा मारू इंसिडेंट, कामागाटा मारू घटना के नाम से जानते हैं। तो ये एक शिप का नाम है। व्हाट इज दिस? दिस कामागाटा मारू इज बेसिकली नेम ऑफ अ शिप। तो एक ये समुद्री जहाज का नाम है जो अपना सफ़र जो है वो अप्रैल 1914 में हांगकांग से शुरू करता है। शिप जो है वो एक जर्मन शिप था, ठीक है, और 1890 में बना ये शिप बना, और ये वॉयजेस के लिए यूज़ किया जाता था और बहुत सारी कंपनीज और लोग जो हैं इसे हायर करते थे। बेसिकली इट वाज अ कार्गो शिप, इट वाज नॉट अ पैसेंजर शिप, बेसिकली इट वाज अ कार्गो शिप, कोई पैसेंजर शिप नहीं था। तो गुरदीप सिंह एक अमीर भारतीय वो हायर करते हैं इस शिप को, कामागाटा मारू को, और हायर किया जाता है कुछ भारतीयों को ब्रिटिश कोलंबिया के शहर वैंकूवर ले जाने के लिए। और शिप की जर्नी शुरू होनी थी हांगकांग से। जो यात्रा है वो कहाँ से शुरू होनी है? हांगकांग से। और ये यात्रा कहाँ तक है? ये वैंकूवर तक है, ब्रिटिश कोलंबिया तक है, शंघाई होते हुए, शंघाई और जापान के योकोहामा होते हुए, चाइना की शंघाई तो, और उसके बाद जापान की योकोहामा होते हुए ये वैंकूवर तक जो है वो जर्नी करनी थी। लेकिन उससे पहले कुछ घटनाएं घट चुकी थी, कुछ घटनाक्रम घट चुका था कि कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि यहाँ पर और लोग आए और भारतीय भी आए। वहाँ पे नो डाउट कि पहले बहुत सारे भारतीय बसे हुए थे और वहाँ की लंबरिंग इंडस्ट्री में बहुत काम था, बहुत काम मिल सकता था और बहुत काम ऑलरेडी चल रहा था। बाकी इंडस्ट्रीज भी थी, लेकिन जो लंबरिंग इंडस्ट्री जिसे हम बेसिकली वुड कटिंग इंडस्ट्री कहते हैं, तो उसमें बहुत सारे भारतीय जो हैं वो इन्वॉल्व थे, वो लगे हुए थे। और उसी को देखते हुए कुछ और भारतीय भी वहीं जाकर रहना चाहते थे, बसना चाहते थे कि यहाँ पर तो उस टाइम इंग्लैंड का रूल था। और नो डाउट कि कनाडा में भी उस टाइम इंग्लैंड का रूल है, भारत में भी इंग्लैंड का रूल है, कनाडा में भी इंग्लैंड का रूल है। जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं, जो कनाडा के सिटीजन्स थे वो भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे। लेकिन फिर भी कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन कनाडा, हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इन कनाडा वो ये नहीं चाहते थे कि भारतीय जो है वो वहाँ पर जाए और ज़्यादा भारतीय जाए। तो कुछ स्ट्रिंजेंट मेजर्स अडॉप्ट किए उन्होंने, कुछ सख्त नीतियाँ अपनाई, कुछ कंडीशंस ऐसी लगा दी। अब डायरेक्टली तो मना नहीं कर सकते थे, अब डायरेक्टली तो उन्होंने मना नहीं किया कि आप यहाँ पर मत आइए, क्योंकि इस तरह से वो नहीं रोक सकते थे, एक गलत मैसेज जाता। लेकिन जब आप कुछ स्ट्रिंजेंट मेजर्स अडॉप्ट करते हैं, कुछ नीतियों को सख्त कर लेते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि बेसिकली आप उस चीज़ को नहीं होने देना चाहते, आप उसे रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो ना। कुछ शर्तें ही ऐसी रख दी जाए कि जिसे पूरा करना ही नामुमकिन हो जाए, कि पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाए, तो बात तो वहीं आ जाती है ना। तो ये कह दिया गया कि भैया $200 जो है वो ज़रूर होना चाहिए। अब आज की डेट नहीं है, ये आज के दिन की बात नहीं है, हम बात कब की कर रहे हैं? हम 1914 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1914 की बात कर रहे हैं। अप्रैल 1914 को ये जर्नी शुरू हुई थी, फिर भी हुई। अब उस टाइम $200 एक आदमी के पास होने चाहिए। मैक्सिमम एक रोज में कितना मिलता था? तो 8 से 10 सेंट। आज 8 से 10 डॉलर मिल जाते हैं एक दिन में काम करने के लिए, उसमें 8 से 10 सेंट मिलते। तो वो $200 जमा करते के लिए या कितना पैसा चाहिए, या कितने दिन चाहिए? 2000 दिन, 2000 से 2500 दिन अगर वो कार्य करते तब जाकर ये जमा हो सकते थे। तो ये कंडीशन लगा दी कि आपके पर्सनल किटी में $200 होना चाहिए। और एक कंडीशन लगाई कि आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपके पास लैंडेड प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। और जो जर्नी है वो जर्नी जो है वो नॉन स्टॉप होनी चाहिए, विदाउट एनी स्टॉप होनी चाहिए। यानी कि भारत से शुरू हो, इंडिया से शुरू हो और सीधा वैंकूवर हो, बीच में आप कहीं और से घूम के नहीं आएंगे, आप थ्रू नहीं आएंगे। आप इंडिया से चलते हैं, समुद्री जहाज पे बैठते हैं और आप सीधा वैंकूवर आए, ब्रिटिश कोलंबिया आए। अगर आप ये कंडीशंस को पूरा करते हैं, अगर आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस को मांगते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप आ सकते हैं, तब आप ब्रिटिश कोलंबिया में आ सकते हैं, वैंकूवर में आ सकते हैं, आपका स्वागत है।
लेकिन अगर आप इन टर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, इन कंडीशंस को पूरा आप नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप नहीं आएंगे, वो इलीगल होगा, वो गैरकानूनी होगा। फिर भी कुलदीप सिंह हायर करते हैं इस शिप को और जर्नी शुरू करते हैं। भारतीय उसमें बैठे होते हैं। 376 लोग थे। ये प्रश्न बन जाते हैं कि कितने लोग थे, तो 376 पर्सन्स वर ऑन द बोर्ड। 376 लोग थे, जिनमें से मेजॉरिटी जो है वो सिख्स की थी। 340 जो थे वो सिख धर्म से संबंधित जो थे वो लोग थे। तो ये लोग जो है वो जर्नी शुरू करते हैं, रिस्क लेते हैं। और ये जर्नी नॉन स्टॉप भी नहीं थी। एक तो ये भारत से नहीं हो रही, ये हांगकांग से हो रही है और शंघाई पोर्ट रुकी है, शंघाई के बाद जापान के योकोहामा पोर्ट में भी इसका स्टॉप होता है। और रुकते रुकते ये मई 914 में जाकर वैंकूवर पहुंचते हैं। ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर में ये जहाज़ जो है वो पहुंचता है। लेकिन पहले ही खबर पहुंच जाती है, जहाज़ पहुंचे इससे पहले ही ब्रिटिश प्रेस पे ये सूचना आ जाती है कि एक जहाज़ जिसमें भारतीय भरे हुए हैं वो आ रहे हैं और उनको यहाँ पर नहीं आने देना है, क्योंकि वो कंडीशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और न्यूज़पेपर्स की हेडिंग आती है कि हिंदू इन्वेजन ऑफ कनाडा, जबकि बेसिकली द मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स ऑन द बोर्ड वाज सिख्स। तो एक न्यूज़पेपर की जो हेडिंग आई कनाडा में, दैट वाज द हिंदू इन्वेजन ऑफ कनाडा। तो दो गुट बन जाते हैं, वहाँ पर भी दो गुट बन जाते हैं, 2 ग्रुप्स, क्योंकि जो भारतीय पहले बसे हुए हैं वो चाहते थे कि आप आएँ, ये भारतीय यहाँ पर आएँ। उनमें से बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट करने को तैयार थे कि यहाँ पर अभी काम है, उसमें मिलेगा, समर्थन होगा, तो ये लोग भी यहाँ पर बस सकते हैं। लेकिन एक गुट था, वो नहीं चाहते थे, विशेषकर जो वाइट पीपल थे वो ये नहीं चाहते थे कि और इंडियंस यहाँ पर आए। तो जब जहाज़ वहाँ पे पहुँचता है तो उसे लंगर लगाना पड़ता है, एंकर लगाना पड़ता है, 2 महीने के लिए वो खड़ा रहता है और सिर्फ 24 लोगों को ये आज्ञा मिलती है कि वो कनाडा की धरती पे उतर सकते हैं, ओनली 24 पर्सन्स, बाकियों को ये आज्ञा नहीं दी जाती। और मुकदमे शुरू होते हैं। ठीक है, वो वकील, वो वकालत जो है, वो सारा लीगल प्रोसीजर पहले से ही तैयार होता है, क्योंकि उन्हें पता था कि जब ये जहाज़ आएगा इसे कैनेडियन गवर्नमेंट गैर कानूनी मानेगी और उसके बगैर, लीगल प्रोसीजर के बगैर तो अलाउ नहीं होगा। ठीक है, उनको उतरने नहीं दिया, फिर भी वहाँ के गुरुद्वारों से, वहाँ के टेम्पल्स से और जो समाज सेवी संस्थाएं थी वहाँ से खाना जो है वो इन पर्सन्स तक, इन ट्रैवलर्स तक पहुँचता रहा। और ये उम्मीद की जाती रही कि शायद वो ये जो कोर्ट केस हुआ है वो जीत जाएंगे और इनको अलाउ हो जाएगा, सभी यात्रियों को, जहाज़ के सभी यात्रियों को यहाँ पर उतरने के लिए अलाउ हो जाएगा। लेकिन वो अलाउ नहीं होता, वो हार जाते हैं, ये मुकदमा हार जाते हैं, ट्रायल हार जाते हैं। तो 24 लोग जो थे उनको कि आप ये कंडीशंस पूरी करते हैं, जबकि वो कंडीशन एक नॉन स्टॉप वाली तो वो भी पूरी नहीं कर रहे थे, उन्हें सिर्फ अलाउ किया जाता है कि वो वहाँ पर रुक सकते हैं, वहाँ पर आ सकते हैं। बाकियों को वापस भेजा जाता है कि आप वापस जाइए, यू हैव टू गो बैक। तो वो वापस जाते हैं और कलकत्ता उनका नेक्स्ट पड़ाव होता है। कलकत्ता वापसी में उनका पड़ाव होता है सितंबर 1914 में, सितंबर 1914 में कलकत्ता पहुंचना था। तो कलकत्ता से 17-18 मील दूर एक बजबज जगह है, वहाँ पर ये है, उनको उतरने दिया जाता है बजबज। लेकिन ये लोग कलकत्ता उतरना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ये चाहते थे कि अगर वैंकूवर नहीं पहुंच पाए तो कलकत्ता इज़ आल्सो अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। कि कलकत्ता कैपिटल है, 1911 में जो है वो दिल्ली कैपिटल बनी, लेकिन उससे पहले बहुत सारी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं वो कलकत्ता में इस्टेब्लिश हो चुकी होती हैं, बिकॉज बिफोर 1911 कलकत्ता वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया। कलकत्ता जो है वो भारत की राजधानी थी, तो वहाँ पर बहुत सारी इस्टेब्लिशमेंट्स शुरू हो चुकी होती हैं जहाँ पर ये लोग काम कर सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि पंजाब में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है वापस, हम क्यों जाएँ, अगर हमें कनाडा नहीं उतरने दिया तो हमें कलकत्ता उतरने दिया था। पर ब्रिटिशर्स वर इन एंगर, ब्रिटिशर्स वर एनॉयड कि ये जहाज़ जो है ये वहाँ पर गया क्यों, ये भारतीय जो है वो वहाँ पर गए क्यों हैं। तो ब्रिटिश गन बोट्स द्वारा इन यात्रियों पर गोलीबारी की जाती है, गोली चलाई जाती है, जिसमें 29 लोग जो है वो मारे जाते हैं। 29 पीपल वर किल्ड एंड मैनी मोर वर इंजर्ड। तो बहुत सारी इंजरीज भी होती हैं और 29 लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। और बजबज के समय जो है ये घटना
घटती है। इस प्रकार से ये कामागाता मारू घटना घटती है और ये जहाज़ की जर्नी जो है वो समाप्त होती है। और आगे चलकर हम देखते हैं कि अभी कुछ वर्ष पहले जो है कैनेडियन प्रीमियर स्टीफन हार्पर ने इसके लिए ऑफिशियली अपोलोजाइज़ भी किया था कि कामगाटा मारू जो इंसिडेंट हुआ है उसके लिए अपोलोजाइज़ उन्होंने किया था। तो कामगाटा मारू इंसिडेंट जो है गदर आंदोलन के साथ तो जोड़कर हम नहीं देख सकते, बट दिस एपिसोड अकर्ड एट द फॉरेन शोर्स, जो भारत के बाहर घटा, तो ये एक अलग से एपिसोड के रूप में हम ये पढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कामगाटा मारू इंसिडेंट जो है, ये जो घटना है, ये भी आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से ये घटना घटी है। ये घटना सारी की सारी उसी के इर्द गिर्द घूमती है कि यात्रियों को, बहुत सारे भारतीय यात्रियों को कनाडा के वैंकूवर में उतरने नहीं दिया गया। सो दिस वाज द कामगाटा मारू इंसिडेंट फॉर यू। ये कामगाटा मारू जो है ये घटना है जहाज़ के बारे में कि जहाज़ किस प्रकार से चला और वापस आया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर है, ये जो टॉपिक है, ये आपको समझ आ गया होगा। आप पिछले लेक्चर्स, पिछले वीडियोस भी मेरे देख पा रहे होंगे। सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बावा। थैंक यू वेरी मच।